हेलो बेटा, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो भी आगे थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। ये बताओ, हम लोगों ने प्लेन मिरर में सीट वगैरह वो सब लाइक कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस थे, वो सब डिस्कस कर लिए थे। सीट के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि जितना मैंने तुम्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ाया, तुम सीट लगाओगे तो उससे तुम्हें सारे क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो मुझे सेंड करना, मैं उनके सोल्यूशंस आपको भेजूंगा, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि प्लेन मिरर से आगे एक बेसिकली चैप्टर आगे और बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, लाइक तुमने पढ़ा होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये कैसे होते हैं, क्या होता है। तो पहले थोड़ी बेसिक बात करेंगे कि भाई ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, आए कहाँ से, बने कैसे, इनके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या चीजें होती है, वो थोड़ा जानना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। बाकी इनके बेसिक कुछ फॉर्मूले होंगे, वो देखेंगे। अच्छा टॉपिक है, मजा आएगी तुम्हें पढ़ने में, ओके। तो सबसे पहले एक चीज देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले कर्व्ड मिरर की। ये कर्व्ड मिरर है क्या चीज? तो पहले आपको ये समझना चाहिए कि भाई जो हम लोग कर्व मिरर की बातें कर रहे हैं, तो ये है क्या चीज। कर्व मिरर को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा हमें पता होना जरूरी है। देखो, कर्व कैसा भी हो सकता है, तुमने ये बात देखी होगी, कर्व किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। जैसे तुम देखते हो लोग कुछ अपने घरों में कुछ ऐसे सरफेस बनाते हैं, इस तरह के सरफेस होते हैं, या कोई ऐसा सरफेस हो, बात समझ में आ रही? लाइन नहीं, सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सोचो, अगर मान लो मैं एक कोई पैराबोलिक सरफेस बनाऊं, सपोज मान लो मैं ऐसा बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, इस तरह का सरफेस। ये मैं कह रहा हूं, ये स्फीयर का पार्ट है, ये कर्व है, ये कर्व आगे कहीं जा रहा होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसमें इस तरह से कहीं पे भी पॉलिश कर दूं ऐसे, तो बताओ ये वाला सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए हो गया कि नहीं हो गया? या और जनरल सोचो, अगर मैं इस पे बनाना चाहूं तो क्या मैं ऐसा सरफेस नहीं बना सकता? बना सकता हूं। तो अगर मैं यहां पे पॉलिश कर दूं ऐसे, तो बताओ अगर कोई रे यहां पे आएगी, तो सोचो अगर इस जगह रे आ रही तो यहां नॉर्मल आएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये रे ऐसे चली जाएगी। तो बताओ ये कैसा मिरर है? कर्व्ड मिरर है, कर्व मिरर, ठीक है। कर्व मिरर में पैराबोलिक हो सकता है, आप सोचो पैराबोलिक हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, कोई साइन का फंक्शन हो उसमें भी हो सकता है, उसमें भी क्वेश्चन फॉर्म करूंगा आगे चल के, साइन वगैरह में भी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कर्व मिरर, लेकिन इस कर्व मिरर के हम कौन से पार्ट को, ये कौन से मिरर है? कर्व मिरर। लेकिन हम कौन से पार्ट को पढ़ना चाहते हैं? हम लोग बेसिकली डील करना चाहते हैं स्फेरिकल मिरर को। किसको डील करना चाहते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या है वो थोड़ा समझना। देखो, हम जब भी कभी कोई भी ग्लास का ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर ले, अंदर से खाला स्फेरिकल सेल, अंदर कुछ ना हो, ठीक है ना। तो सोचो वो अगर हम लें तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे? तो मुझे बताओ, क्या वो ये स्फीयर इस तरह से बनाया जा सकता है? ये एक स्फेरिकल सेल है ग्लास का ट्रांसपेरेंट, बताओ इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा ही होगा पक्का। अगर ये इसका सेंटर है तो इसकी रेडियस भी कोई ना कोई होगी। अब सोचो कि इसको मैं इस तरह से कट कर लूं, जस्ट लाइक दिस वन। तो जैसे इसको ऐसे कट करते हैं, तुम ढंग से समझना, उसको थोड़ा 3D विजन में तुम्हें बना देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा समझ आ जाए। तो सोचो अगर ये ऐसे कट किया जाए तो क्या ये मिरर कुछ इस टाइप का होगा? क्योंकि बच्चों को ये जानना जरूरी है कि उसका शेप कैसा होता है। कई बार उसको एक लाइन ही समझते हैं बच्चे, तो वो थोड़ी गलतफहमी निकल जाए। ये इसको यहां से हटा दो, इसको यहां से हटा दो, ये डॉटेड कर दो सब। अब तुम सोचो केवल इतने पार्ट को तुम डील कर रहे हो, जो पार्ट तुम्हें नजर आ रहा है, जस्ट लाइक दिस वन, ये पार्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको थोड़ा ऐसे, ये पॉलिश नहीं कर रहा हूं, तो शेडेड पोर्शन दिखा रहा हूं। तो अब अगर तुम ढंग से देखो तो एक स्फीयर से ये पार्ट कट किया गया है, और तुम्हें इसकी थोड़ी डिजाइन देख के ये बात समझ में भी आ रही होगी कि अगर इसकी डिजाइन को देखा जाए तो ये कुछ ऐसी ज्योमेट्री है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले मान लो पूरा ऐसा स्फीयर था, उसमें से मैंने ऐसे कट लगा दिया, ये पार्ट समझ आया कि नहीं है? ये अंदर खाली है, ओके। तो ये ज्योमेट्री तुम्हें नजर आ रही है? जैसे मैं तुम्हें देखो, मेरे पास एक बाउल है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, जस्ट लाइक दिस वन, ये नजर आ रहा है? देखो ये बाउल ऐसे इस तरीके से, ये बात समझ में आ रही? ये सरफेस है जो मैंने कट करके निकाला, अगर ढंग से देखो तो ये ऐसा है, ये बाउल। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे, तो जब रेज आएंगी तो इसमें अंदर तक चली जाएंगी, उस सरफेस को टच करेगी, उसके बाद ही उनका रिफ्लेक्शन होगा। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये इस तरह का हमने ये बना लिया, ओके। अब ये ग्लास का ट्रांसपेरेंट स्फीयर था, तो अभी ये कोई मिरर तो बना नहीं है, अभी तो ये पोर्शन कट करके निकाला है। अब तुम सोचो, इस पे पॉलिश करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं इस सरफेस को पॉलिश कर सकता हूं ऐसे, और ये वाला सरफेस बचेगा। अगर मैं इसको पॉलिश करूंगा तो ये वाला बचेगा। तो पॉलिश इधर की जा सकती है और इधर की जा सकती है, दोनों में। अब दोनों एक साथ मत कर देना, नहीं किसी काम का नहीं, नालायक हो। तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ, इधर भी पॉलिश, इधर भी पॉलिश, अरे सर रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा, ये नालायक ही नहीं। या तो यहां पे पॉलिश कर सकते हो या यहां पे पॉलिश कर सकते हो, दोनों में से एक सरफेस को। तब भी तुम्हारे पास दूसरा सरफेस बचेगा जिसपे लाइट रे आएंगी और वो रिफ्लेक्ट करके जाएंगी, और उनके जाने के तरीके होंगे, वो सब अलग बात है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अच्छा एक बात सोच के देखो, ये जो पॉइंट मैं मान रहा हूं, जो पॉइंट्स मैं कंसीडर कर रहा हूं, उनको ध्यान समझना, इन दोनों पॉइंट्स के ये। अच्छा बताओ, अगर रे ऐसे यहां आएगी
तो वो रे अंदर तक जाएगी ना, इस सरफेस तक जाएगी कि नहीं जाएगी। तो हम हर बार ये डिजाइन नहीं बना सकते अपनी बुक में, या किसी भी बुक में तुम देखोगे तो बना हुआ नहीं मिलेगा। ये कैसा बना हुआ मिलता है वो समझना, वो ऐसे बना देते हैं, ये बना देते हैं, इस तरह का डिजाइन ये बना दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें अभी बोला कि भाई पॉलिश किस तरह से करी जा सकती है। अगर तुम इस तरह से पॉलिश करते हो यहां पे, तो ये एक टाइप का मिरर बन गया, इसको एक नाम दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और अगर यही पॉलिश तुम इस साइड कर दो तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ये बात सबको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, पक्का? आप सोचो, अच्छा बताओ, पॉलिश तुम इस साइड करो या इस साइड करो, सेंटर हमेशा इधर ही रहेगा। अब ये नालायकी मत करना, ठीक है ना? सेंटर इधर ही रहेगा, पक्का? अच्छा बता, सेंटर से इस वाले स्फीयर पे अगर एक परपेंडिकुलर डाला जाए जस्ट लाइक दिस वन, तो बता यही तो रेडियस होगी कि नहीं होगी? अच्छा बताओ, यहां सेंटर होगा कि नहीं होगा इसका, और इससे परपेंडिकुलर डाल दो ये, तो बताओ ये क्या बन जाएगी? रेडियस। इसको कौन सा मिरर बोला गया? कॉन्वेक्स। इसको कौन सा बोला गया? कॉनकेव। अच्छा बताओ, अगर इधर कोई रे लानी है तो क्या यहां से लाओगे? नहीं ना लायक, यहां से थोड़ी ना आ सकती है, रे कैसे आएगी? यहां से। तो ये रेज आ सकती हैं ऐसे। अच्छा, इसमें अगर रे लानी है तो कहां से लाओगे? इधर से, ये पॉसिबिलिटी है। अब ये बात अलग है कि पैरेलल आए, कि किसी एंगल पे आए, कि वो फोकस से पास करे, वो बहुत तरीके आएंगे आगे भी। बट हाँ, ये पक्का है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे कोई रे आएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी, और इसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, अगर इस पे कोई रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। ये बात अंडरस्टैंड हो रही कि नहीं हो रही? अब एक छोटी सी बात और समझना, मैं आगे बढ़ाता हूं। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें क्या पता चल गया? अच्छा, एक बात और समझना, छोटी सी बात समझना। ये पता है कि सेंटर है ना, ये जो कर्व है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। जो स्फीयर का पार्ट है उसको कर्वेचर बोल दिया जाता है, उसको पूरा स्फीयर तो बोल नहीं सकते हो, तो ये कर्वेचर है। और कर्वेचर का ये क्या है? सेंटर। तो इसलिए सी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं लैंग्वेज में लिखा होगा क्वेश्चन में तो उसका मतलब अलग नहीं होगा, यही होगा, ठीक है ना? तो ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा पता, इस सेंटर और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, पता ये जो कर्वेचर है उसी की तो ये रेडियस है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बेसिक पॉइंट है। और एक चीज जरा समझ लो जल्दी से, तुम्हें समझ आ जाएगी। मान लो मैं यहां पे ऐसा मिरर बनाता हूं, सपोज ये मिरर है, ये मिरर हो गया, सबको अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इस मिरर में मैंने माना कि सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, अंडरस्टैंड करना। इससे एक लाइन खींच दी, ये जो लाइन होती है इसको पर्टिकुलर एक नाम दिया गया, इसको बोला गया अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है कि कितना ओपनिंग फेस है किसी भी चीज का। ओपनिंग फेस का मतलब ये हुआ कि अगर हम बोले कि ये से, मान लो ये बाउल मैंने तुम्हारे सामने ऐसे रखा है, तो सोचो इसका ये ओपनिंग फेस है, अगर तुम इसको यहां से ज्वाइन कर दो तो ये अपर्चर है इसका, अंडरस्टैंड हो रहा है? मतलब अगर तुम साइड से देखो तो ये ओपनिंग फेस है, ये डिस्टेंस, दिस इज नोन एज अपर्चर। समझ आए? अपर्चर ऑफ द मिरर होगी, अपर्चर ऑफ द लेंस होगा, ये सब चीजें भी आएंगी आगे चल के, तो ये अपर्चर है। अच्छा बताओ, ये अगर अपर्चर है तो कहीं ना कहीं अगर कर्व ऐसे है तो इसका कहीं ना कहीं यहां सेंटर होगा कि नहीं होगा? अगर ये सेंटर है और अपर्चर के मिड पॉइंट, अपर्चर का मिड पॉइंट कहीं ना कहीं होगा, तो अपर्चर के मिड पॉइंट और सेंटर से पास होने वाली एक लाइन हम अगर खींचें तो ये लाइन को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लाइन जहां पे मिरर के सरफेस को कट करती है, देख इस जगह कट करे, इसको हम बोलते हैं पोल। इसको क्या बोलते हैं? पोल। मिरर के सरफेस को जहां कट करेगी, ये कोई मिरर का सरफेस तो नहीं, ये मिरर का सरफेस है, तो इसको पोल। ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। और सोच, अगर ये इससे 90 डिग्री पे है तो आप मुझे बताओ क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी जो मैंने अभी आगे बनाया? ये बात सबको समझ में आ रही हो? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तुम्हें 3-4 बेसिक पॉइंट्स बताएं कि पहले तुम्हें ये डिफरेंस पता होना चाहिए। कई बार लोग कर्ड मिरर बोल देते हैं, कर्ड मिरर का मतलब स्फेरिकल मिरर है, उसी से वो निकाला गया है, लेकिन स्फेरिकल मिरर का मतलब नहीं कर्ड मिरर। कर्ड मिरर कैसे भी हो सकते हैं, मिरर तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, बट तुम्हें याद ये रखना है कि कर्ड मिरर का ही एक पार्ट है स्फेरिकल मिरर, जो हम एक स्फीयर से कट के, तभी तो हम ये रेडियस बोल रहे हैं। अच्छा बताओ, अगर ये स्फेरिकल का पार्ट नहीं होता तो तुम क्या रेडियस बोल पाते कभी जीवन में अपने? नहीं कह सकते थे भाई। इसलिए तुम्हें जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है वो क्या पढ़ाया गया है? स्फेरिकल मिरर। आगे हम कर्ड मिरर भी डील करेंगे, हम इवन देयर हम साइन और पैराबोलिक फंक्शन सब डील करेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो, बट अभी पहले ये सीखो। तो हमें क्या पता चल गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किस टाइप के मिरर्स होते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, अपर्चर क्या होती है, ये सब, पोल क्या है, ये सारी बातें हमें पता चल गई। ओके, कोई डाउट नहीं? अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ी चीजें थोड़ी समझते हैं।
देखो, अब दो चीजें मैं और डिफाइन करना चाहूंगा। मे भी हो सकता है कि ये बहुत सारे लोग इस चीजों को थोड़ा लाइटली लेते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे जेईई में क्वेश्चंस पूछा गया था, और वो क्वेश्चंस आप ये समझ लो कि बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। अब वो क्या है वो तुम्हें भी थोड़ी देर बाद समझ आएगा, पहले मेरी बात समझना। हमें एक कॉन्केव मिरर मैंने बना लिया, ये सेंटर बना लिया, और ये बात तुम्हें पता है कि ये पोल है, ठीक है। यहां पे दो तरह की रेज डिफाइन करना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज में लिख के आता है और उसका लोग मतलब लाइटली ले लेते हैं, बट वो समझना, तुमने भी पढ़ा होगा हर हाल में। दो तरह की रेज होती हैं, एक होती है पैरेक्शियल रेज और एक होती है मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज क्या है और पैरेक्शियल रेज क्या है, इनके बारे में थोड़ा हमें समझना और इनका नॉलेज लेना वो हमारे लिए जरूरी है कि भाई पैरेक्शियल रेज क्या है और मार्जिनल रेज क्या है। ढंग से समझना। देखो, जो रे, ढंग से ध्यान देना, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज लाइक दिस वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही चली जाए, ऐसी रेज को हम लोग बोलते हैं पैरेक्शियल रेज। जो रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस चले या ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस चले, उनको क्या बोलते हैं, पैरेक्शियल रेज। और जो रेज सम हाइट पे मूव करें, जस्ट लाइक दिस वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ऐसे इस तरह की जो रेज होती है इनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। ये भी मार्जिनल रेज है। ओके, और जो ये रेज है, ये वाली, इनको बोलते हैं पैरेक्शियल रेज। दीज आर पैरेक्शियल रेज। इनका मतलब क्या है और ये क्यों मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, ये थोड़ा सा तुम्हें पता चलेगा भी। इस पे क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, पक्का कराऊंगा जरूर, है ना। मार्जिनल रेज, पैरेक्शियल रेज, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कैसी रेज, पैरेक्शियल रेज। सम हाइट पे बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज अ मार्जिनल रेज। ओके, तुम्हें एक बात कभी शायद तुमने सोची नहीं होगी या कभी तुमने ध्यान नहीं दी होगी, तुम जब भी कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे क्यों मेजर करते हो। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं, तुम समझना। तुमने अपने जीवन में जितना भी ये 10th क्लास में पढ़ा है उसमें तुमने हमेशा ऐसे पढ़ा है। जैसे मान लो तुमने बोला यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो तुम हमेशा ये ड्रॉ करते हो, ये कहते हो, और फिर बोलते हो कि पोल से इसकी डिस्टेंस को यू बोलते हो। बोला होगा यार, ये सबको याद है पक्का। हम कह रहे हैं इसको क्यों नहीं यू बोलते हैं, लोग इसको यू क्यों नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, मुझे भी पता है, तुमने भी कभी डील नहीं किया तो, बट इसको क्यों नहीं बोलते यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यही से है, हम इसको ड्रॉ क्यों करते हैं, परपेंडिकुलर क्यों मानते हैं, ये बात तुम्हें शायद समझ अभी नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हम नहीं मानते, ये गलत है हमारे लिए, हम इसको मानते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्यों, कभी तुमने सोचा नहीं, सोचना एक बार अभी, हालांकि मैं बताऊंगा तुम्हें क्यों ऐसा करते हैं, बट ये दोनों बातें तुम्हें समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक दो चीजें और। तो मुझे बताओ, इसमें अभी तक मैंने फोकस डिफाइन नहीं किया, और तुम्हें लग रहा होगा कि फोकस इतनी आसान चीज है कि सर उसमें क्या डिफाइन करना, फोकस को तो हमेशा क्या r/2 कर दो, फोकस पता चल गया, f = r/2, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसकी डिस्टेंस, या कह सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, वो फोकस होता है। और हमें रटवा दिया जाता है और हम रटते भी रहते हैं और पढ़ते भी। हालांकि मेरे को इसकी बहुत जरूरत नहीं, बट उस पर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मुझे वो डिस्कस करना जरूरी है, अदरवाइज शायद मैं भी उसको जाने देता। बट अगर उस पर अच्छा क्वेश्चन है और जिसपे मतलब आप ये समझ लो कि 70% लोगों के गलत होने के चांसेस, तो ऐसे क्वेश्चन तो जरूर करने चाहिए, है ना, और समझना भी चाहिए। देखो कैसे, आप ऐसे समझो, अब मैं फोकस को थोड़ा डिफाइन करने जा रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड करना। फोकस की जनरल डेफिनेशन किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वैलिड है, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ये जरूरी नहीं कि ये प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं तुम यहां पे ही उसको लगाएं, तुम किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए देख लो, चाहे तो वो तुम लेंस की बात करो या मिरर की बात करो, व्हाटएवर। देखो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मैं दोनों के लिए डील कर दे रहा हूं, जहां कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है वो पॉइंट होता है फोकल पॉइंट। ढंग से समझ लेना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रे जहां कहीं पे भी
आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, उस पॉइंट को हमेशा फोकल पॉइंट बोलते हैं और पोल से उसके डिस्टेंस को हमेशा फोकल लेंथ बोला जाता है। ये बात समझे? कोई बात नहीं, हम एक चीज कंसीडर करते हैं और जरा देखते हैं करके। अगर मैं एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये ले लाऊं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मत भूलना, जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पे हमेशा नॉर्मल डाल दो। नॉर्मल एक स्फेरिकल मिरर में डालने के लिए हमेशा सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वही बेसिकली नॉर्मल हो जाता है क्योंकि वो रेडियस होती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करो, ये हो जाएगा नॉर्मल, अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये हो जाएगी रेडियस, अंडरस्टैंड करना, कुछ गड़बड़ मत कर देना। और ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल आई। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा बताओ, जितना एंगल रे बनाते हुए आई, क्योंकि अभी हमें कोई रूल नहीं पता, मैं कुछ नहीं अभी कर रहा हूं, तुम ये मत कर देना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है फोकस से पास करा दो सर, वही फोकस है। नहीं भाई, फोकस को तो हम डिफाइन करने के लिए बैठे हुए हैं, है ना? तो अभी हमें इतना पता है कि आई बराबर आर होता है, तो ये रे रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं कि ये फोकस है, मैं कुछ नहीं मान रहा हूं अभी, बस मुझे इतना पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल भी आई होना चाहिए, पक्का? अच्छा बताओ, ये अगर एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, और अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो सोच ये आई और ये आई, तो सोच एक ट्रायंगल बन गया ये। क्या मैं इसको एक नाम दे सकता हूं? इसको कुछ नाम दे दो, कुछ लाइक कुछ बोल दो यार, सपोज डी बोल दो, चलेगा? ठीक है, क्लियर? सब कुछ समझ में आया? अच्छा बताओ, ये आई, तो सोचिए दो अगर एंगल सेम है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है ना? हाँ, वो सबको समझ में आता है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, इसको मान लो डी और इसको मान लो डी, पक्का? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट मत रखना प्लीज। अब ये आई है, इसको भी हम नहीं कंसीडर करें, इसकी जरूरत नहीं, ये कर्वेचर हो गया, मतलब आर है, ये डी है, ये डी है, ठीक? एक छोटी सी मैथमेटिक्स है जो तुम्हें शायद 10th क्लास में अगर ना सिखाई गई हो या मेडिकल वाले बच्चों को इसमें दिक्कत हो तो उसमें कोई समस्या नहीं, मैं आपको बता देता हूं और आपको याद भी रहेगा जीवन भर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा समझ लो। अगर ये ए पॉइंट है तो इसके सामने की साइड को ए बोलते हैं, ये सी पॉइंट है तो इसके सामने की साइड को सी बोलते हैं, ये बी पॉइंट है तो इसके सामने की साइड को हम लोग बी बोलते हैं, और इसको हम लोग एंगल ए बोलते हैं, इसको एंगल सी बोलते हैं और इसको एंगल बी बोलते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बेसिकली लगता है, वो थोड़ा तुम समझ लो। अगर मुझे ये लिखना है, सपोज ये वाला टर्म, ठीक है सर, ढंग से ध्यान देना, तो हम इसमें लिखते हैं कॉस ए, ढंग से देखना, कॉस ए ये वाला है, इसके सामने की साइड क्या है, तो इसको भी रहने दो, इसके ये वाले को छोड़ दो, इन दोनों को देखो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। जिस एंगल को देखते हैं उसके सामने की साइड का स्क्वायर हमेशा नेगेटिव में होता है, बाकी दोनों का पॉजिटिव, और अपॉन में हमेशा 2 टाइम्स करके ये दोनों साइड का मल्टीप्लाई। सपोज, अच्छा तो बताओ, कॉस बी ये है, सामने साइड छोड़ दो, चलो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। यार ये बहुत बेसिक है, सबको समझ में आता है, ठीक है? अब जरा यही चीज मैं यहां लगा रहा हूं, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, देख या ये इसके सामने की साइड डी है ना, इसको छोड़ देते हैं, तो क्या लिखोगे, कॉस आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डी स्क्वायर ये वाली प्लस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अंडरस्टैंड हो गया होगा? देख ये डी से ये डी कट गया, अंडरस्टैंड हुआ? तो देख ऊपर आ गया आर स्क्वायर अपॉन 2rd और यहां आ गया कॉस ऑफ आई। देख एक आर से एक आर चला गया, तो यहां आ गया कॉस आई इज इक्वल टू आर अपॉन 2d। अगर इस जगह से तुम d निकालो तो d इज इक्वल टू आएगा आर अपॉन 2 कॉस आई। बेटा समझ लेना, ये जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तू याद कर, फोकल लेंथ की डिफिनेशन क्या थी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, पोल से उस डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी हमारे हिसाब से फोकल लेंथ ये है, मतलब जो बुक वाली डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली फोकल लेंथ ये है कि नहीं? तो अगर तू इसको फोकल लेंथ बोल रहा है, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिफाइन करते हैं, तो सोच उसकी वैल्यू है क्या? ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, जरा ढंग से देखो, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, आर में से डी घटा दो तो क्या लिखोगे, आर माइनस डी, इसका मतलब आर माइनस आर अपॉन 2 कॉस ऑफ आई। बेटा ऐसा फॉर्मूला तो जीवन में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है,
फोकल लेंथ का, है ना। तो फिर सर ये क्यों आप करा रहे थे? ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे जो मैं क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा वो मजा आ जाएगी तुम्हें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देख ढंग से समझ, ये तो हमने फोकस कभी पढ़ा नहीं। इसका मतलब फोकस इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आई कितना है। सोच अगर आई चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होगी, तो आर से सब्ट्रैक्शन ये होगा। अंडरस्टैंड होगा कि नहीं होगा? अब लेकिन अगर यहीं पे ध्यान दो, अगर ये वाली रे पैरेक्शियल रेज होती है, टेंशन में ये वाली रे क्या होती है? पैरेक्शियल। तो सोचिए क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती। प्लीज अंडरस्टैंड करना, अगर ये रे पैरेक्शियल रेज होती, ठीक, अभी मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया था क्या है क्या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन अगर ये रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती तो क्या ऐसे जाती? प्लीज समझना, अगर ये रे ऐसे जाती तो सोच तू नॉर्मल कैसे खींचता। यहां समझना, नॉर्मल खींचने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये नॉर्मल आता, ऐसा नॉर्मल आता कि नहीं आता? बोलो। सोच ये एंगल तुम्हें बनाने में दिक्कत हो रही है, कितना छोटा होता तो इंसिडेंट एंगल बहुत छोटा होता कि नहीं होता, तो रिफ्लेक्टेड भी बहुत छोटा होता। तो ये रे है कौन सी रे? ये कौन सी रे है? दीज आर पैरेक्शियल रेज। ये वाली कौन सी रे है? पैरेक्शियल। बात समझ नहीं? तो अगर सोच अगर रे पैरेक्शियल होती तो आई बहुत छोटा होता, तो तुम ये कह सकते थे कि अगर फॉर पैरेक्शियल रे, पैरेक्शियल रे आई टेंड्स टू जीरो, ये बात कह सकते हो कि नहीं? अब जरा सोच के देख, अगर आई टेंड टू जीरो हुआ, यहां से ध्यान देना, अगर आई टेंड टू जीरो हुआ तो क्या एफ इज इक्वल टू, ढंग से समझना, आर माइनस आर बाई टू आ जाएगा। क्योंकि अगर आई टेंड टू जीरो हुआ तो यहां से तुम कह सकते हो कि कॉस आई इज इक्वल टू 1, कि कॉस 0 1 होता है मेरा को, ये क्या हो गया, यानी यहां से आ गया एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ये है जो तुम पढ़ते रहते हो और तुमको पढ़ाया जाता रहता है, लेकिन कभी ये बताया नहीं जाता है कि ये इसका मतलब क्या है। लोग पैरेक्शियल बोल देते हैं, बस समझना। ये मैंने प्रूव इसलिए किया क्योंकि देखो मैं वो सारे प्रूव करूंगा जो तुम्हें कभी पीछे नहीं कराए गए, जो कराए गए वो मैं नहीं करूंगा। जैसे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, वो तुम्हें 10th में कराया गया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हें सिखाया गया है, उसकी कोई जरूरत भी नहीं होती। बट ये सब चीजें जरूरी है क्योंकि जेई में एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया था, वो क्वेश्चन नीट के लिए भी बहुत फेवरेबल है, इसलिए ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो क्वेश्चन कितने लोगों ने गलत किया था। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब तुम्हें पता चल गया कि फोकस किसके लिए डिफाइंड है? पैरेक्शियल रेज के लिए। लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब ये पैरेक्शियल रेज के लिए डिफाइन किया गया तो फोकस आ गया r/2। फोकस क्या आ गया? r/2। ये पॉइंट जरूरी है, थोड़ा देर से समझ में आता बच्चों को। जब ये पैरेक्शियल रेज तुमने माना तो फोकस क्या आ गया? r/2। इसका मतलब ये हुआ कि r तो हमेशा कोई भी स्फेरिकल मिरर लोगे तो उसका r तो फिक्स्ड होगा। ऐसे थोड़ी ना अभी तुमने ये लिया उसको बढ़ा दिया r बढ़ गया, ग्लास का कोई लोगे तो फिक्स्ड ही होगा ना वो। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो r क्या है? कांस्टेंट, और बाई टू तो वही कांस्टेंट। तो सोच फोकस क्या हो गया? कांस्टेंट। इसका मतलब फोकल लेंथ जो तुम निकाल रहे हो वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई? मिरर की। अल्टीमेटली हमने डील पैरेक्शियल रेज से किया था, बट प्रॉपर्टी किसकी हो गई? मिरर की। तो फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है, और वो किसकी प्रॉपर्टी है? जो मिरर तुम लेते हो या जो स्फेरिकल सरफेस से तुम मिरर बनाने जाते हो उसकी ये प्रॉपर्टी है। तो फोकल लेंथ मिरर की प्रॉपर्टी है, ऑलवेज कांस्टेंट होती है, और वो हमेशा कर्वेचर के बाई 2 होती है। क्लियर हुआ? यहां पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट डिफाइन किसको किया गया? पैरेक्शियल रेज को। ये क्लियर हुआ? पैरेक्शियल रेज लेने का एक और मतलब होता है कि जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट की, या हमें मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी हो, ठीक, अगर सोच यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट रख देता तो मार्जिनल रेज तो कभी इस पॉइंट से जाती नहीं ना, तो उसकी इमेज कैसे बनाते? लेकिन अगर तुम एक कर्व मिरर लो, उसके सामने पॉइंट है, तो क्या उस पॉइंट की इमेज नहीं बनती है? बनती है भाई। तो इसका मतलब कौन सी रेज से हमेशा इमेज बनाई जाती है? पैरेक्शियल रेज से। इस पे तुम्हें काफी कुछ समझ में आएगा फर्दर, बट अभी तुम्हें थोड़ा बहुत इन पे और ध्यान देना, तो तुम्हें ये सब क्लियर होती चली जाएंगी चीजें। ओके, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ये सबको समझ आ गया। इस पे मैं भी एक क्वेश्चन भी डील करूंगा, बट पहले फिलहाल थोड़ा समझ लो। देखो, अब तुम्हें जो मेजर पार्ट पता चल गया वो ये पता चल गया कि भाई अब हमारे पास अगर ऐसा कोई मिरर है तो हमें ये पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे पोल होता है, एक सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक फोकस होता है, और फोकस हमने ये निकाल लिया है। इसको हम लोग कैपिटल F बोलते हैं, और ये डिस्टेंस होती है r के बराबर, जिसे कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इतना सबको क्लियर समझ आ रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है?
ये हमें नॉलेज हो गया। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम आपको अच्छा बताओ, फोकल लेंथ किसकी प्रॉपर्टी है? मिरर की। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे कोई भी रे आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? डिफाइंड पैराक्सियल रेज से किया गया था, बट वो कांस्टेंट नंबर निकल के आया, इसीलिए हम उसको हमेशा मिरर की प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है? तो अगर कोई भी मिरर तुम्हें लिया जाएगा तो उसका फोकल पॉइंट उस मिरर की प्रॉपर्टी होगी। अब रे अगर मार्जिनल आ रही है तो वो फोकस में नहीं कट करेंगे, कहीं और कट करेंगे। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये बात ध्यान रखना। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आपने पैराक्सियल रेज के लिए फोकस डिफाइन किया, अगर पैराक्सियल रेज नहीं होंगी तो फोकस पे नहीं जाएंगे। हाँ, मैं कहां मना कर रहा हूं, अगर पैराक्सियल रेज नहीं हुई, मान लो मार्जिनल रेज हुई और वो पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे कट नहीं करेंगी। सिंपल बात है यार, उसमें कैसे आप मान सकते हो? क्योंकि फोकस डिफाइन किसके लिए गया? पैराक्सियल रेज के, और वो फिक्स कर दिया गया। फिर अब वो चाहे कोई भी रे उससे कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात याद रखना। अब सोचो जरा क्वेश्चन क्या था, प्लीज। अगर तुम्हें समझ आ जाए बेटा तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। बट समझना, मान लो अगर तुम ये कहते हो कि ये एक मिरर है, ओके, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, ये हो गया पोल, ये कर दे चल, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया आपको, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ गिवन है, ये आपको दी गई है। फोकल लेंथ कितनी? एफ। और आपसे कहा गया एक रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से एफ हाइट पे आ रही है। कितनी हाइट से आ रही है? एफ हाइट से। प्रिंसिपल एक्सिस है, उससे एफ हाइट पे, एफ फोकल लेंथ है, उतनी हाइट से एक रे आ रही है। फोकल लेंथ गिवन नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, बस एफ है ना। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं से पास करती है, ठीक, ऐसे, और वो इस जगह पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एम। मुझे नहीं पता है कि एम फोकल पॉइंट है कि नहीं, वो तुम्हें सोचना है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब ये कहा गया कि इस मिरर का कोई ना कोई तो फोकस होगा। मैं मान लेता हूं यहां है, तुम्हारा मन करे तो दोनों एक ही मानो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया कि भाई फोकस कहीं होगा, मुझे पता नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सी एफ अपॉन सी एम का रेशियो क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने कभी ये पढ़ा नहीं है ना बेटा, वो इस क्वेश्चंस को कभी सही नहीं कर सकते, गारंटी मेरी। और ऑप्शन भी कितने बेहतरीन दिए थे उन्होंने। ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन था तुम्हारा 1, दूसरा ऑप्शन था तुम्हारा, दूसरा ऑप्शन था 2√3, तीसरा ऑप्शन था √3/2, और लास्ट ऑप्शन none of these। ये फेवरेट होता है बच्चे का, none of these, क्योंकि जब उसका कोई आंसर नहीं मिलता है तो बेचारा एक डी सहारा होता है ना। समझ सकते हो मेरी बात को? ओके, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल होगा, ये चीज पूछी गई थी। और 70% लोगों ने 1। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगा, क्योंकि उनको क्या पढ़ाया गया कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे आती है वो फोकस से जाती है, तो उनको लगा कि एफ और एम तो एक ही पॉइंट है। फोकस समझ आया मेरी बात? इस वजह से उन्होंने आंसर 1 टिक किया। और उसके बाद बहुत मतलब बोले भी लोग बोलते थे कितना इजी क्वेश्चन आता है जी में, लेकिन उन्होंने जो यूज करवाया ना उसमें लोगों की वॉट लग गई कि उन्होंने क्या कहा। अब जरा तुम समझना, मैं तुम्हें थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, तभी इसका मजा आएगा तुमको। ओके, बात समझो, बहुत छोटी सी बात है। तो मुझे बताता हूं, इस पे नॉर्मल डालना हो तो कैसे डालोगे? ये नॉर्मल सोच के देख, क्या मैं ये लाइन को यहां ज्वाइन कर सकता हूं? यस, बिल्कुल ज्वाइन करो। ये डिस्टेंस कितनी? एफ। ये कितनी डिस्टेंस है? आर। आर को लिख कह सकते हो 2f। अभी तुमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है r इज इक्वल टू क्या होता है? 2f। क्यों? r/2 इज इक्वल टू f था यार। ये बात समझ में? ये 2f हुआ कि नहीं हुआ? सोच, ये इंसिडेंट एंगल है, i मान सकते हो। सोच i कितना हुआ? sin i इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी है? 2f। तो सोच यहाँ पे sin i इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर f डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज r। दैट मींस f डिवाइडेड बाय 2f। f से f कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1/2। यानी i की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। ये छोटा एंगल नहीं है, समझ आया कि नहीं? अब जरा तू सोच के देख, अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये लिखा था, एक चीज आई थी, तुम्हें याद होगा कि f इज इक्वल टू, तुमने अभी लिखा था थोड़ी देर, r माइनस r/2 cos थीटा। ये डिस्टेंस क्या थी? d। समझ आया ना? d निकाला था मैंने, ये निकाला था कि नहीं निकाला था? तो सोच d क्या लिखा है?
d इज इक्वल टू लिखा है r अपॉन 2 cos ऑफ i, एंगल i का ध्यान रखना। तो जरा ध्यान से देखो, r अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, सॉरी cos ऑफ 30 डिग्री यार, सॉरी cos ऑफ 30 डिग्री, ये समझ आया? तो कितना हो गया, r अपॉन 2 इंटू रूट 3 बाई 2 से 2 उड़ गया, विच इज इक्वल टू r बाई रूट 3। ये क्या आ गया, d, और इसको तुम बोल क्या सकते हो इस केस में, cf। देख, और cf तो तुझे पहले से पता है, cf मैंने पहले ही कहा था, मिरर की प्रॉपर्टी है cf इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज r बाई 2। समझ आया? और तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेशन तुम्हें क्या चाहिए, cf अपॉन cm विच इज इक्वल टू cf r बाई 2 डिवाइडेड बाई r बाई रूट 3, r से r उड़ गया, लोग करते रह जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या डील कर रहे हैं। बट समझो, इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, इसलिए जरूरी था बताना, और ये नीट के लिए बहुत फेवरेबल है, क्योंकि ये जो आंसर है ना, ये बच्चे को इससे दूर जाने नहीं देता है, बच्चे यही टिक करते हैं, इसलिए प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 1 मिनट का टाइम ले लो, मैं जल्दी से आता हूँ, ठीक है।